पिछली बार बाली के जॉइंट डिक्लेरेशन में रशिया का नाम लेते हुए यह कहा गया था, जो कि मैं आपको पढ़कर सुना चुका हूं। ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप दोनों में देख पाएंगे तो देखिए, ये दोनों जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं। तो कहां बाली में जो भाषा इस्तेमाल हुई थी और कहां अब दिल्ली डिक्लेरेशन में यह भाषा पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई। यह बहुत बड़ी भारत की आज की उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि इस जॉइंट डिक्लेरेशन में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के उस विचार को शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। इस जॉइंट डिक्लेरेशन में कुल मिलाकर जो कुल 83 पैराग्राफ्स हैं, इनमें समग्र विकास से लेकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट और बहुपक्षीय चर्चा के विचार को अपनाने का फैसला हुआ है और इसमें आतंकवाद और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने प्रस्ताव पर भी भारत ने सारे देशों से सहमति बना ली है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने ही देश में प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे आलोचक ऐसे थे जो कई दिनों से मीडिया में यह बात कहते आ रहे थे कि यह G20 समिट तो फ्लॉप हो जाएगा और इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन हो ही नहीं पाएगा, और क्योंकि दो बड़े बड़े नेता शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहले ही नहीं आ रहे, इसलिए यह समिट तो पहले से ही फ्लॉप हो चुका है। ऐसा हमारे ही देश के लोग कह रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा, आपको भी उसी फिल्म को देखने में मजा आता है जिसमें दिलचस्प मोड़ हो, जिसमें एक खलनायक हो और वो खलनायक लगातार साजिश करता रहता हो। तभी तो फिल्म देखने में मजा आता है, तभी तो कहानी बनती है और तभी आप क्लाइमेक्स तक उस फिल्म को देखते हैं। आपको वो मैच देखने में भी ज्यादा मजा आता होगा जो कांटे का मैच होता है, जिसमें बहुत कड़ा मुकाबला होता है। अगर वन साइडेड होता है तो आपको भी मजा नहीं आता। इसलिए ये जो G20 समिट हो रहा था, अगर आप इसे फिल्म मान लें तो इस फिल्म के जो खलनायक थे वो हमारे ही देश में बहुत सारे लोग थे जो बार बार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये समिट तो फ्लॉप होगा, और वो यही चाहते भी थे। लेकिन ये जो समिट है ये तो सुपरहिट हो गया। ये आप ये समझिए कि एक जमाना था जब थोड़े दिन पहले लोग शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए कह रहे थे कि तो फ्लॉप होगी, फिर कह रहे थे कि जवान जो है ये फ्लॉप होगी। ये जो आज का G20 समिट है जो भारत में हुआ है, इसे आप ये समझ लीजिए, ये पठान और जवान फिल्म का दोनों को अगर आप मिला लें तो ये उतना सुपरहिट समिट आज का रहा है। और हुआ इसका उल्टा जो लोग सोच रहे थे, जो खलनायक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे आलोचकों को यह बता दिया कि वैश्विक राजनीति में अब वो एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं। वो नेता तो बहुत कुशल हैं ही, वो एक बहुत कुशल डिप्लोमेट भी हैं और वो जानते हैं कि विदेश नीति की जो निटी-ग्रिटीज होती हैं वो क्या होती है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार का G20 समिट अब तक का सबसे सफल समिट है और इसमें पिछले समिट की तुलना में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आज के समिट में कुल 73 मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी, जबकि पिछले साल इसी समिट में सिर्फ 27 मुद्दों पर सहमति बनी थी और 2021 में 36 मुद्दों पर, 2020 में 22 मुद्दों पर, 2019 में 13, 2018 में 12 और 2017 में जब जर्मनी में G20 का समिट हुआ था तब सिर्फ 8 मुद्दों पर ही चर्चा के बाद सहमति बनी थी। लेकिन भारत ने इस बार के समिट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 73 मुद्दों पर चर्चा की और इस पर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के बीच सहमति भी भारत ने बना ली। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future.
It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on Food Security and Nutrition, among others. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This has been the most ambitious presidency in G20's history ever because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annex documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. तो जो एक उपलब्धि है जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे तो ये G20 समिट जो है ये 2 दिन का है, लेकिन खत्म होने से 1 दिन पहले ही इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर, यानी जिसे आप दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन कह रहे हैं, इस पर सहमति बन गई और भारत ने इसे 1 दिन पहले ही, यानी आज शाम को ही इसकी घोषणा कर दी, आज शाम को ही इसे रिलीज कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने स्मूथली, कितने अच्छी तरीके से काम हुआ है और इसके लिए जो इतनी हमारी जो टीम थी, जो भारत की तरफ से जो हमारे शेरपा थे अमिताभ कांत और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्हें भी हमें बधाई देनी चाहिए क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे थे और इतने सारे देशों को एक साथ एक पेज पर लाना, एक राय उनकी बनाना आसान काम बिल्कुल नहीं है। महीनों तक इस पर काम हुआ है और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमिताभ कांत ने बाकी के देशों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चाहते हैं, तो ये कार्ड भी बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सहमति जो है इस कारण भी बन गई क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी इस सहमति को लेकर बहुत इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि ये सहमति इन मुद्दों पर बन जाए। और एक और बड़ी बात यह है कि वैसे भी भारत ने इस बार जो एजेंडा बनाया वो किसी ऐसी मंशा के साथ नहीं था कि किसी देश को नीचा दिखाया जाए, किसी देश का फेवर किया जाए, किसी के खिलाफ काम किया जाए। वो ऐसा एजेंडा था जो सबके काम का है, जो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह लेता है। अब देखिए जो कल जो दूसरा दिन होगा G20 का, उसमें पहले ये सारे राष्ट्र अध्यक्ष कल सुबह सुबह राजघाट जाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे से ये तीसरा सेशन जो है जिसका नाम है वन फ्यूचर, ये वन फ्यूचर नाम का जो सेशन है ये कल शुरू होगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक सेशन 3 होगा कल, वन फ्यूचर। तो कल एक ही सेशन है और इस वन फ्यूचर नाम के सेशन के बाद फिर ये सारे नेता आपस में जो बायलैटरल्स हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात करना है वो करेंगे और उसके बाद शाम तक ये सारे नेता जो हैं एक एक करके वापस अपने देश लौटना शुरू कर देंगे। अब इस बार का G20 समिट इसलिए भी बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि अब ये G20 से G21 हो गया है, क्योंकि आज भारत की ही पहल पर अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी देशों का संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है और अफ्रीकी देश इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें इतने बड़े मंच पर आने का मौका दिया। पिछले साल बाली में हुए G20 समिट के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अफ्रीकी देश सेनेगल के राष्ट्रपति से हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता नहीं कि अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में सदस्यता मिल पाएगी क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और उन्हें लगता है कि यह हो नहीं पाएगा काम। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ऐसा होकर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो ये जो आप बार बार शब्द सुन रहे हैं ना आजकल, मोदी की गारंटी, तो मोदी ने उन्हें यह गारंटी दी कि मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि अफ्रीकन यूनियन जरूर G20 में शामिल होगा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति हो गई है, बन गई है, तो और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के अध्यक्ष जो कि अफ्रीकी देश कोमोरोस के राष्ट्रपति भी हैं, उन्हें बधाई देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की बजाय खुशी में उन्हें सीधे गले ही लगा लिया
और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि भारत की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अफ्रीका के देशों के लिए कितना बड़ा तोहफा है और यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से तो देखिए, भारत में बैठे जो खलनायक हैं, जो लगातार ये साजिश रच रहे थे, जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे कि ये समिट फ्लॉप होगा और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे और दुनिया के इतने बड़े बड़े जो देश हैं वो सहमत नहीं होंगे और दिल्ली डिक्लेरेशन भी नहीं हो पाएगा, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि देखिए क्या क्या हुआ। अफ्रीकन जो यूनियन है वो G20 का सदस्य बना। इसके पीछे किसका हाथ है? प्रधानमंत्री मोदी की पहल है, उनकी एक नंबर की जीत। यूक्रेन वॉर पर हमने सहमति बना ली, यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी जीत। दिल्ली डिक्लेरेशन पर पूरी तरह से आम राय के साथ सारे देशों के हस्ताक्षर करवा लिए, यह हमारी एक और इतनी बड़ी जीत। इसके अलावा भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कड़ी टक्कर देगा, वो हमारी कितनी बड़ी सफलता है। और ग्लोबल बायोफ्यूल्स को लेकर जो हमने एक नया अलायंस बनाया है, यह कितनी बड़ी सफलता है। तो ये तो 5 चीज अगर आप देख लें, यही ऐतिहासिक सफलता है भारत की और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम की। अब देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन है, यह अफ्रीका के 55 देशों का संघ है, छोटा मोटा नहीं है, 55 देश हैं और इस संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक साथ इन सभी 55 देशों का दिल जीत लिया है। अब देखिए, इनकी संख्या बहुत है, लेकिन ये गरीब देश हैं और गरीब देशों की होने की वजह से इनकी ज्यादा पूछ नहीं थी। G20 जैसे समिट में इन्हें बुलाया नहीं जाता था, कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक अलग से कुर्सी यहां पर दिलवा दी और भारत के इस कदम से G20 का ऐसा विस्तार हुआ है जिसने इसे अब और भी ज्यादा समग्र बना दिया है। असल में अफ्रीका के इन 55 देशों में दुनिया की लगभग 14% आबादी रहती है और क्योंकि इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब हैं, इसलिए वर्ल्ड जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है। आप तो जानते ही हैं, हर जगह पैसे का ही खेल है। अब इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए इन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन अब G20 का स्थायी सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के गरीब देशों को एक ऐसा मंच मिलेगा और भारत की वजह से वो भी अमेरिका और यूरोप के इन बड़े बड़े विकसित देशों के साथ एक मंच पर बराबरी के साथ बैठकर अपनी मांगों को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपने लोगों को लेकर चर्चा कर पाएंगे। इससे अफ्रीकी देशों को बहुत फायदा होगा और इसके लिए वो भारत के प्रयासों को कभी भी अब भूल नहीं पाएंगे और दूसरी तरफ भारत को भी इससे काफी फायदा होगा। अभी अफ्रीका के गरीब देशों पर या तो पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है या अब चीन इन देशों को कर्जा देकर उन्हें एक शाख की तरह निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको याद होगा, पुराने जमाने में जो साहूकार हुआ करते थे वो किसानों की जमीन हड़प लिया करते थे जब उन्हें वो पैसा उधार दिया करते थे। चीन बिल्कुल वैसा ही कर रहा है इन गरीब देशों के साथ। लेकिन भारत इन देशों के लिए अब एक ऐसा मित्र बन सकता है जिस पर ये आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो कि इनकी जमीन को हड़पेगा नहीं। कोविड के समय में जब पश्चिमी देशों की कंपनियां, बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनियां हैं, अफ्रीका के गरीब देशों को कई तरह की मुश्किल शर्तों में उलझाकर उन्हें वैक्सीन देने के लिए ऐसे मुश्किल एग्रीमेंट्स पर साइन करवा रही थी, तब भारत ने अफ्रीका के 42 देशों को वन अर्थ वन हेल्थ के तहत भारत में बनी वैक्सीन भेजी थी और भारत इन देशों में 5 सबसे बड़े निवेशकों में से भी एक है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में शामिल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब ये G20 जो है अब G21 बन गया। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो समिट था ये G20 का आखिरी समिट था। अगले साल से ये G20 नहीं रहेगा, ये G21 बन जाएगा। यह समिट इसलिए भी अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट को इंडिया का नहीं बल्कि भारत का समिट बना दिया है और इंडिया को अब वो वापस भारत बना रहे हैं
और इस भारत से दुनिया का परिचय करा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब G20 के मंच पर देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा गया। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हुए हैं, यहां इंडिया नहीं लिखा है, यहां भारत लिखा है। और मैं तो आपसे भी आज ये कहूंगा कि आप भी अपने जीवन में ये बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट में जाकर कोई नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी से जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो दिल से निकलने वाली आवाज है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने जीवन में और हमारे देश के जीवन में ये बदलाव किया है, अगर आप चाहें तो आप भी अपने जीवन में ये बदलाव कर सकते हैं, ला सकते हैं। और आपको अपने नाम के साथ, या जब आप अपना पता लिखते हैं या जब आप अपनी कोई पहचान लिखते हैं, भारत लिखने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अभी तक आप इंडिया लिखते होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भारत भी लिख सकते हैं और गर्व से कहिए कि आप भारतीय हैं, आप भारत के हैं। इसलिए पहले G20 या पहले इस तरह के जो भी अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ करते थे, उनमें देश के लिए इंडिया नाम का उपयोग ही हुआ करता था। अब देखिए, पुराना 2022 में जो बाली में समिट हुआ था, वहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने लिखा हुआ है इंडिया। देखिए, इंडिया लिखा हुआ है। और आज जो है, जब भारत इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत लिखा है। इस समिट की अध्यक्षता भारत के उस नाम से हमने की है जो किसी जमाने में अंग्रेजों ने हमें यह नाम दिया था, इंडिया। और अब हम उस नाम को वापस इंडिया से भारत कर रहे हैं। हम अपने मूल नाम और अपनी मूल पहचान से इस समिट में हिस्सा ले रहे थे, और आगे भी अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होंगे, वहां हम भारत के नाम से जाने जाएंगे।